नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 से रिलेटेड 26 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो पार्ट 1 के रूप में रहेंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो कोशिश ये की जाएगी कि इस वीडियो में सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो लॉर्ड मैकाले जो था उसने भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूप को तैयार किया था। भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 में धाराओं एवं अध्यायों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय दंड संहिता 1860 में धाराओं एवं अध्यायों की कुल संख्या कितनी है। 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान भारतीय दंड संहिता को कौन सी तारीख से लागू किया गया था। तो मित्रों, 1 जनवरी 1862 से इसको लागू किया गया था। वर्तमान भारतीय दंड संहिता को कौन सी तारीख से लागू किया गया था। तो 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है। ऐसा क्वेश्चन पहले तब लागू, ये जम्मू एवं कश्मीर इसका आंसर होगा, लेकिन वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, इसलिए भारत की जो भारतीय दंड संहिता है ये यहाँ पर भी लागू होगी। लेकिन अगर यही 5 अगस्त से पहले क्वेश्चन पूछा जाता तो इसका आंसर होता जम्मू एवं कश्मीर में जो है भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है, लेकिन वर्तमान में ये संपूर्ण भारत में लागू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता में सामान्य आशय को कौन सी धारा में परिभाषित किया जाता है। तो इसको धारा 34 में जो है परिभाषित किया जाता है। भारतीय दंड संहिता में सामान्य आशय को कौन सी धारा में परिभाषित किया जाता है। धारा 34 में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। तो अपराध के आवश्यक तत्व में हेतु जो शब्द है ये आवश्यक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। तो हेतु जो है ये आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। तो धारा 141 में जो है विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। धारा 141 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजद्रोह होता है। राजद्रोह क्या होता है। सार्वजनिक सभा में राजद्रोहात्मक काव्य पाठ करना। नंबर 2, इस आशय से जनता में पर्चे बांटना कि भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति लोगों में घृणा, अवमान और अपराधी प्रदीप्त हो। तीसरा क्या है, आम जनता को अपने भाषण द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार द्वारा बनाए गए कानून की अवज्ञा करने के लिए उकसाना और सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करना। उपरोक्त सभी राजद्रोह में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। आंसर नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों कंडीशनें लागू होती हैं राजद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता में दंगा को कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया जाता है। तो धारा 159 के थ्रू जो है दंगा को परिभाषित किया जाता है। भारतीय दंड संहिता में दंगा को कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया जाता है। तो धारा 159 के थ्रू जो है दंगा को परिभाषित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो ऐसे भी आपकी जानकारी में होना बहुत आवश्यक है, एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। और मित्रों हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते रहेंगे, वीडियो इसका पार्ट 2 बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। का 24 वर्ष का प्रेमी है तथा खा 22 वर्ष की प्रेमिका है, दोनों आत्महत्या करने हेतु तत्पर होते हैं। का तो खा की मृत्यु कारित कर देता है, लेकिन साहस न जुटा पाने के कारण स्वयं की मृत्यु कारित नहीं कर पाता। का कौन से अपराध का दोषी है? तो ये जो है आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है उसका दोषी है। इसका क्वेश्चन इस टाइप से कि यदि दो प्रेमी प्रेमिका हैं और दोनों ने आत्महत्या करने के विषय में सोचा और जो उसका प्रेमी है उसने अपनी प्रेमिका को तो मार दिया, लेकिन स्वयं को मारने में जो है स्वयं को मृत्यु नहीं प्रदान कर पाया, तो का ने कौन सा अपराध किया? इसने आपराधिक मानव वध किया जो हत्या नहीं है, लेकिन तब भी ये एक अपराध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। का तथा खा नामक दो युवतियां परस्पर लड़ रही थीं। का ने खा के चेहरे पर ब्लेड से प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप खा के गाल पर स्थायी व कुरूप चिन्ह अंकित हो गया। का किस अपराध का दोषी है? तो इसमें क्या है, खतरनाक साधन द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपहत्या कारित करना हुआ, ये भी एक अपराध है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रकार का अपराध हुआ? तो खतरनाक साधन द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपहत्या कारित करना हुआ। का तथा खा नामक दो युवतियां परस्पर लड़ रही थीं। का ने खा के चेहरे पर ब्लेड से प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप खा के गाल पर स्थायी व कुरूप चिन्ह अंकित हो गया। का किस अपराध का दोषी है? खतरनाक साधन द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपहत्या कारित करना एक अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? तो दहेज हत्या को 304 खा में परिभाषित किया गया है। दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 304 खा में परिभाषित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से लोक सेवक नहीं है। लोक सेवक कौन नहीं है? तो सचिव कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये लोक सेवक में नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से लोक सेवक नहीं है, कौन नहीं है? सचिव कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये लोक सेवक में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सदोष लाभ का अभिप्राय क्या है? सदोष लाभ का अभिप्राय क्या है? तो सदोष लाभ का मतलब होता है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति का लाभ लेना। सदोष लाभ का अभिप्राय क्या है? विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति का लाभ। ये क्या है? सदोष लाभ का अभिप्राय, यानी इसका अर्थ क्या है? विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेईमानी से क्या आशय है? बेईमानी से क्या आशय है? बेईमानी का मतलब होता है जो व्यक्ति इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे, ये क्या कहलाती है? बेईमानी कहलाती है। बेईमानी का मतलब क्या होता है? किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचा देना और किसी एक व्यक्ति को हानि पहुंचाना, ये क्या कहलाता है? बेईमानी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दंड कितने प्रकार के होते हैं? तो दंड जो है मृत्यु दंड होता है, आजीवन, कठोर तथा साधारण कारावास होता है, संपत्ति की जब्ती एवं जुर्माना, उपरोक्त सभी प्रकार के दंड होते हैं। दंड में कौन कौन सा आ जाता है? जैसे मृत्यु दंड देना या आजीवन, कठोर तथा साधारण कारावास या संपत्ति की जब्ती एवं जुर्माना, उपरोक्त सभी क्या है? दंड में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या समुचित सरकार के लिए किसी अपराधी का मृत्यु दंडादेश का लघुकरण करने के लिए अपराधी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो अपराधी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। यदि किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड दिया जा रहा है तो क्या अपराधी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? नहीं है।
क्या समुचित सरकार के लिए किसी अपराधी का मृत्यु दंडादेश का लघुकरण करने के लिए अपराधी की सहमति प्राप्त करना, जो मृत्यु दंडादेश है इसको लघुकरण करने के लिए क्या करना है, अपराधी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? नहीं, अपराधी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार शपथ के अंतर्गत आते हैं, क्या आता है, विधि द्वारा प्राधिकृत लोक सेवक या न्यायालय के समक्ष की गई घोषणा अथवा विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यानिष्ठ प्रतिज्ञान। ये क्या है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार शपथ के अंतर्गत क्या आता है, विधि द्वारा प्राधिकृत लोक सेवक या न्यायालय के समक्ष की गई घोषणा अथवा विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षति से क्या अभिप्राय है? क्षति से क्या अभिप्राय है? क्षति का मतलब होता है, आंसर नंबर डी इसका सही होगा, किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति अथवा संपत्ति को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि क्या कहलाती है? क्षति कहलाती है। क्षति का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति और अथवा संपत्ति को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि क्या कहलाती है? क्षति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि बताइए। एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 3 माह होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 3 माह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एकांत परिरोध एक बार में अधिकतम कितनी अवधि तक हो सकता है? तो 14 दिवस तक हो सकता है। एकांत परिरोध एक बार में अधिकतम कितनी अवधि तक हो सकता है? 14 दिवस तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड प्रचलित नहीं है? तो निर्वासन जो है दंड प्रचलित नहीं है। बाकी मृत्युदंड प्रचलित है, साधारण कारावास और कठोर कारावास, आजीवन कारावास, ये जो है दंड प्रचलित है, बल्कि निर्वासन जो दंड है प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी, कितनी आयु के बालक का कोई आपराधिक दायित्व नहीं होता है? तो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का जो है आपराधिक दायित्व नहीं होता है। कितनी आयु के बालक का कोई आपराधिक दायित्व नहीं होता है? 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के अधीन सद्भावना पूर्वक का क्या आशय है? भारतीय दंड संहिता के अधीन सद्भावना पूर्वक का क्या आशय है? इसका आशय है सम्यक सत्कर्ता एवं ध्यान पूर्वक किया गया कार्य। भारतीय दंड संहिता के अधीन सद्भावना पूर्वक का क्या आशय है? सम्यक सत्कर्ता एवं ध्यान पूर्वक किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति विधिक मानसिक विकृति से पीड़ित था, यह सुनिश्चित करने का निर्णायक समय कब होता है? कार्य करने का समय होता है। कार्य करने का समय होता। कोई व्यक्ति विधिक मानसिक विकृति से पीड़ित था, यह सुनिश्चित करने का निर्णायक समय कब होता है? कार्य करने का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह कब कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण कर रहा है? तो किसी व्यक्ति को उकसाता है तब, अन्य व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र में सम्मिलित होता है तब, किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा संशय सहायता करता है। उपरोक्त सभी जब कंडीशनें होती हैं तो वो क्या व्यक्ति कर रहा है? दुष्प्रेरण कर रहा है। यह कब कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण कर रहा है? जब किसी व्यक्ति को उकसाता है, अन्य व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र में सम्मिलित होता है, किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा संशय सहायता करता है, उपरोक्त सभी। तो मित्रों ये आपके 26 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें पार्ट 2 के रूप में 26 और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।